नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 10th क्लास में सॉल्यूशन किए थे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, क्या किया था? जल्दी बताओ। अच्छा, इन इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशन होंगे? एक तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, और एक क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब, अरे कल लास्ट में बताए थे, नो सॉल्यूशन। इस केस में यूनिक और इनफाइनाइट। अच्छा, नो सॉल्यूशन कब होगा? जब लाइनें कैसी हो, पैरेलल। या फिर अगर वैसे बात करूं डायग्राम की, तो ये किसका है? पैरेलल का। ये किसका है? यूनिक का मतलब एक पॉइंट तो इंटरसेक्टिंग, और इनफाइनाइट का मतलब कोइंसाइड कर रही है। ये क्लियर है? चलो इनको भी डिफरेंट डिफरेंट बना देता हूँ। एक आ जाएगा यूनिक और एक क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। सबकी कंडीशंस लिखेंगे साथ साथ में। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या थी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। चलो, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के इक्वल ना हो। इनफाइनाइट में सारे सेम होंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और इस वाले केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कैसे लाइन होंगे? इंटरसेक्टिंग, ये कोइंसाइड और ये वाली पैरेलल। लेकिन इसमें डिटरमिनेंट का क्या रोल है? इतना लिख लिया। देखो डिटरमिनेंट का रोल कहां से, एक्स का सॉल्यूशन क्या था? एक्स इज इक्वल टू क्या था? b1c2 माइनस b2c1 a1b2 माइनस a2b1। y किसके इक्वल आएगा? c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये किस में था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था 10th क्लास में, उससे यही बनता था। x के अपॉन में ये था, y के अपॉन में ये था, और इज इक्वल टू 1 के अपॉन में ये वाली टर्म थी। अब अगर एक्चुअल में इसको देखोगे तो क्या है, इनको मैंने अरेंज किया है। क्या किया है? a1 a2 और b1 b2, इसका डिटरमिनेंट लिखा हुआ है डिवाइड, ये लिखा है। फिर b1 b2 c1 c2 का डिटरमिनेंट कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। उसके बाद c1 c2 और a1 a2, इसका डिटरमिनेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। दिख रहा है? क्लियर क्लियर।
ठीक है, और ये नॉन मैट्रिक का है, इनको डिफाइन करना होगा वैल्यू, तो ये इनके टर्म्स होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट का यूज किया। अच्छा, यहां से इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? ये वाली टर्म क्या हो, इक्वल, तो इसका मतलब a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। क्या है? a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। इसका मतलब a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये टर्म क्या आएंगे? डिवाइड में 0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन साथ में क्या है कि एटलीस्ट एक ऐसा, इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से, इसको रिप्रेजेंट, इसमें कौन से वाले कोफिशिएंट्स नहीं है? एक्स वाले, तो इसको डेल्टा एक्स से, इस वाले में कौन से नहीं है? वाई वाले, तो डेल्टा वाई। ये कंडीशन किसकी है? डेल्टा की। तो कंडीशन क्या बन जाएगी? डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में से क्या हो, कोई एक 0 ना हो। ये वाला भी इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा? डेल्टा एक्स is not equal to 0 and delta y is not equal to 0। क्लियर है? अच्छा, इस वाले केस में ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब डेल्टा 0, ये दोनों भी इक्वल है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। अगर तीनों 0 हुए, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, तब सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट। और इस केस में ये तो 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा अगर 0 के इक्वल नहीं है तब तो क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डेल्टा 0 हुआ तो आपको क्या चेक करना है? डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, अगर वो भी 0 के इक्वल है तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर दोनों 0 के इक्वल नहीं है तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। 3/3 का होगा तब भी सेम ही चेक करना है। सर अगर 3 इक्वेशन हो तो कैसे पता चलेगा विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था ये डिटरमिनेंट से ही डिराइव किया हुआ था। ठीक है, 3 इक्वेशन का लेके एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बनेगा। a3x plus b3y plus c3 z z z plus d1 plus d2
प्लस d3 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन होंगे तो वेरिएबल भी कितने होंगे? 3। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? 3 डिटरमिनेंट बनेंगे। पहला a1 a2 a3 b1 b2 b3, फिर c1 c2 और c3। फिर क्या करना है? डेल्टा x मतलब x के कोफिशिएंट्स को किससे रिप्लेस करना है? कांस्टेंट वालों से। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? d1 d2 d3 b1 b2 b3, फिर क्या आएगा? c1 c2 और c3। डेल्टा y में क्या होगा? इसी के अंदर y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दो। क्या आ जाएगा? a1 a2 a3, फिर क्या आएगा? d1 d2 d3 c1 c2 और c3। z में क्या होगा? z वाले को रिप्लेस कर दो। क्या आएगा? a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3, और ये क्या आ जाएगा? d1 d2 और d3। सॉल्यूशन क्या आएंगे? जैसे लास्ट वाले में था, क्या x किसके इक्वल आएगा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा। y किसके इक्वल होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा। z किसके इक्वल होगा? डेल्टा z अपॉन डेल्टा। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट कब हो सकती है? जब नीचे वाली टर्म क्या हो? नॉन जीरो। तो इसका मतलब अगर डेल्टा जीरो नहीं होगा तब सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। अभी क्या था सोल्व? डेल्टा अगर जीरो के इक्वल नहीं है तब तो कैसा होगा? यूनिक। डेल्टा जीरो के इक्वल होगा तो या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब ये क्या हो? एटलीस्ट कोई भी एक ऐसा जो नॉन जीरो हो। अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी जीरो के इक्वल हुए तो, और डेल्टा भी जीरो है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट। लिखो कंडीशन। सेम वही कंडीशन है जो पिछले की थी, दो वेरिएबल वाले में लिखी थी। नो सॉल्यूशन में लिखा था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो। इस वाले में क्या होगा? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन। ये मैंने निकाल दिया और इसका एक प्रोसेस है, तो मैग्नीशियम रिवर्स ये आपको पढ़ लेना। एसिडिक में है ना, एसिडिक में एसिडिक में ना, पहले पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ए को देखते हैं, मुझे की बात करते हैं और धीरे-धीरे इसके साथ में आयरन की H2O प्लस H2O प्लस H2O। दूसरा ये चाहिए, ये दोनों याद रखिए, ए है ना है, कौन सा रिएक्शन को करते हैं? बेसिक एसिड इधर आने वाले रहते हैं। क्या सेक्शन बताइए?
क्लियर है इतना? अच्छा, उसके बाद एक आता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या चीज होती है? मैट्रिक्स में बताया था व्हाट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जीरो नहीं होंगे ना? हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये तो जीरो नहीं होगा। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड जीरो हो जाएंगे तब भी यूनिक सॉल्यूशन है ना, 0 0 0। डिवाइड वाली टर्म जीरो नहीं होगी, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जिसका सॉल्यूशन सिर्फ 0 0 0 हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो जीरो ना हो, कि जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, 0 0 0। अगर दो इक्वेशन है 0 0, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ एक, तो उसको बोला जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नहीं होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे मान लो ये वाला और ये वाला जीरो हो और ये जीरो ना हो, तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री सेम हो, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म वाली टर्म्स क्या होंगी? जीरो। होमोजीनियस की कंडीशन में क्या हो जाएगा? d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी? कि डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, इसमें ये जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, ये भी जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। अगर ये जीरो नहीं होगा तब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, 0 0 0। और अगर ये भी जीरो के इक्वल हुआ तो उसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? होमोजीनियस में क्या होगा? ये वाली टर्म्स नहीं होंगी, तो x y और z तीनों की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हो क्या सकता है कि इनकी डिफरेंट वैल्यू के लिए भी अगर सेटिस्फाई करेगा तब तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, और अदरवाइज ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर है? लिख लिया? ये लिख लिया ना? एग्जांपल्स। जैसे लिखा है, एग्जांपल लिखा है द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इक्वेशन दी है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, लैम्डा x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस कैसी? इक्वेशंस कैसी हैं? कांस्टेंट टर्म सारी जीरो है, तो होमोजेनियस इक्वेशंस है। हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन अभी बताइए। ये हो जाएगा, ये रिएक्शन से याद रखना है सबको, लेकिन मेरे को आई है उसका बता रहे
इक्वेशन लिखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दूसरे लिखिए 2x दूसरी है x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। थर्ड है lambda x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है प्रॉपर दिया रहेगा और H2SO4 दिया रहेगा, रिलेशन होगा प्रॉपर है आपके पास प्लस H2SO4 नहीं बनेगा कम रिएक्टिव होते हैं। चलिए इसको देखेंगे आगे, बच्चे को समझ नहीं आ रहा ठीक है, हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, हमें भी Zn plus H2SO4 रिएक्ट कराइए इसको। आपको सबसे पहले से क्या देखना है, क्या हाइड्रोजन रिंग से ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव, हाइड्रोजन रिंग है ना ज्यादा। ठीक है, तो ये इसकी जगह डिस्प्लेस कर दो Zn4 plus H2। अब यहाँ प्रॉपर लेते हैं प्लस H2SO4 नो रिएक्शन इसमें नो डाउट है। हां ये हमारी जो ये रिएक्टिविटी है तो आप देख अगर त्रिकोण काम करते हैं Mg प्लस H2SO4 इससे चल जाएगा सर MgSO4 प्लस और ये Al प्लस HCl ये तो होगा रिएक्शन लिखिए ना Al प्लस HCl क्या मतलब ठीक है जैसे तो लिखते आगे यस तो मैंने बोला ही नहीं बोला फाइव सेकेंड वाला करो। If alpha, beta, and gamma are roots of the equation x square minus 3x plus 2 is equal to 0, then the value of the determinant
करना क्या था फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले में क्या करना था? सॉल्यूशन फर्स्ट का 2 -1 1 1 -2 1 लैम्डा -1 और 2। इसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए? अरे फर्स्ट किया है ना, 5 कैसे आई वैल्यू? इसको 0 के इक्वल कर दो। ये क्या हो गया सर? सेकंड का आंसर तो कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा ये लिखे कैसे हैं? साइक्लिक अल्फा बीटा गामा फिर बीटा गामा अल्फा फिर गामा अल्फा और बीटा साइक्लिक है। तो इसकी वैल्यू बताई थी डायरेक्ट प्रॉपर्टी में, क्या आएगी? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू -3 अल्फा बीटा और गामा, या फिर इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और साथ में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये थी। अच्छा ये कैसी है? क्यूबिक इक्वेशन। तो सम ऑफ जीरोस तो कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा? 0। ये 0 तो इसकी वैल्यू 0 इंटू एनीथिंग, आंसर इज 0। फर्स्ट का 5 है, पता नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ये क्या ना इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तब कैसा होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यहाँ पर क्या लिखा है? नॉन ट्रिवियल, तो डेल्टा 0। System of the equations x plus 3y plus 2z is equal to 6
x plus lambda y plus 2z is equal to 7, x plus 3y plus 2z is equal to mean has। पहला आपको देखना है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इनफाइनाइट, infinitely many solution, and third one is no solution। इनके लिए आपको लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू बता। करो सॉल्व जल्दी से।
कैसे लैम्डा है तो जीरो कैसे? अच्छा सही लिखी है ना मैंने इक्वेशन, लिखी तो सही है। लैम्डा की वैल्यू सॉरी डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता ना, या हो सकता है? इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट ही होगा, डेल्टा का जीरो आ गया। फिर से चेक करो एक बार।
अगर डेल्टा ही 0 आ रहा तब तो यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। फिर आपको चेक करना है इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। आर का मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर दो लैम्डा और म्यू की, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे हमेशा। नहीं बालक, फिर से चेक करके देखो एक बार। बताएंगे बताएंगे वाले। चलो पहले तो लिखो कौन कौन सी चीजें। डेल्टा कितना आएगा? 1 1 1 3 लैम्डा 3 2 2 और 2, ये बनेगा। अच्छा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, 1 1 1 3 लैम्डा 3, ये क्या बन जाएगा? 1 1 1। दो कॉलम सेम है, इसका मतलब वैल्यू 0। क्लियर है? 2 कॉमन नहीं ले सकते। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इन सब में से 2 है तो सब में से 2 कॉमन ले लूंगा। 2 बाहर आ गया, दो कॉलम कैसे सेम, तो दो सेम होते तो क्या होते? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, जबकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? नॉट 0। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा? नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। जैसे लैम्डा की चेक होगी, म्यू की तो चाहे कोई भी वैल्यू हो जाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो म्यू की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर दो हमेशा 0 ही आएगा, तो नो सॉल्यूशन रहेगा इसका। फिर इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, ये कब चेक होगा? डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई चेक करना है और डेल्टा जेड चेक करना है। अगर ये तीनों भी 0 के इक्वल हुए तो तब तो नो सॉल्यूशन। या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में देखो तो ये और ये सेम है, ये 6 है ये भी 6 है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में तो ये लाइन और ये लाइन सेम होगी, तब क्या होंगी? दोनों कोइंसाइड कर गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? इसको डिफरेंट कर दो, ये दोनों पैरेलल हो गई, तो उस केस में नो सॉल्यूशन। तो म्यू की वैल्यू अगर 6 नहीं होगी तब तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और म्यू की वैल्यू 6 होगी तो
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हिट एंड ट्रेल से, अदरवाइज आप ये कैलकुलेट करो। ठीक है, म्यू वाले को कहां से चेक करोगे? 1 1 1 2 2 2 और 6 7 म्यू करूंगा तब तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो म्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर इसको इसको और इसको चेक करूंगा, फिर इसको और इसको चेक करूंगा। अगर तीनों 0 आ गए तब तो क्या होगा? इनफाइनाइट। और अगर नॉन जीरो आए तो नो सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज वही है। ठीक है, और अगर ज्यादा नहीं करना, इस वाले को चेक करके देखिए, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा कभी भी। दो लाइनें सेम होंगी तो डिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएंगे ना। डिपेंडेंट है इसका मतलब एक ही चेंज करूंगा दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरी की चेक की तो तीसरी आएगी। तो इसका मतलब अगर ये सेम हो जाए तब कोइंसाइड कर गई तब तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले में देख लेना, म्यू इज इक्वल टू 6 जहां भी होगा वो सॉल्यूशन, चाहे लैम्डा कुछ भी हो। ठीक है, और दूसरा अगर म्यू 6 के इक्वल नहीं होगा तो सॉरी 6, उस केस में क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों क्या बन जाएंगे? पैरेलल, क्योंकि सेम चीज की दो वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती। क्लियर है? ये डाउट है कोई अभी भी? चेक कर लो। सेकंड और थर्ड केस फिर से बता दो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब डिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है तभी तो होता है ना। तो अगर ये दोनों लाइनें सेम होंगी तो क्या होगा? लाइनें दो ही रह जाएंगी मेरे पास, अगर म्यू की वैल्यू 6 फुट की तो उस केस में ये दोनों लाइनें सेम में, ये डिफरेंट है, तो डिपेंडेंट सॉल्यूशन एक्स की कुछ वैल्यू लूंगा, वाई की कुछ हो रहेगी, एक्स और वाई की एज्यूम करूंगा, जेड की डिफरेंट वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन बनाते जाओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? ये क्या होना चाहिए? इसके सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट कर दूंगा तो ये दोनों लाइनें पैरेलल, तो कॉमन सॉल्यूशन तो कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है क्या? तो नो सॉल्यूशन। या फिर ये कंडीशन चेक कर लो, आगे डिटरमिनेंट सॉल्व कर। करना क्या? नो सॉल्यूशन में क्या था कि इनमें से कोई एक क्या हो? नॉन जीरो। एटलीस्ट वन में ये था ना, और अगर सारे ही जीरो के इक्वल हुए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या फिर क्या करो कि z को कांस्टेंट मान लो एक बार। z को क्या मान लो? कांस्टेंट। इन दो को x और y को वेरिएबल मान के x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z कैलकुलेट हो जाएगी सॉल्यूशन में। वो वैल्यूज इसमें पुट कर दो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब तो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक अगर सॉल्व करना है तो वही तरीका, z को कांस्टेंट मानो, x और y को वेरिएबल, वेरिएबल इन टू टर्म्स सॉल्व कर सकते हैं दो इक्वेशन। x और y को सॉल्व किया, वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करूंगा y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर y की वैल्यू पुट करूंगा तो x की आ जाएगी। वो दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो, x और y की इन टर्म्स ऑफ z जो भी है, इसको चेक कर लो। अगर एग्जैक्टली सेटिस्फाई करता है तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन। अभी भी डाउट है? चलो दो वेरिएबल वाला कर लेते हैं एक बार ताकि क्लियर हो जाए। इक्वेशंस लिख रहा हूं।
The number of the values of k for which the system of the equations k plus 1 into x plus 8y is equal to 4k, पहली इक्वेशन। दूसरी है k x plus k plus 3 into y is equal to 3k minus 1 has infinite number of solutions। k की वैल्यू बतानी है, क्या करना है, डेल्टा भी 0 के इक्वल, ये बनेगा ना, डेल्टा भी 0 के इक्वल, डेल्टा x भी 0 और डेल्टा y भी 0। देखो जैसा सॉल्यूशन 2 वेरिएबल वाले के लिए होगा, सेम सॉल्यूशन अपना किसके लिए होगा, 3 के लिए। तो लॉजिक 2 वाले से याद रखो बस। याद रह जाएंगे लॉजिक, या फिर कोई तरीका बताओ याद रखने का? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। देखो 2 में कंपेयर करते हैं सिर्फ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये वाला केस अनइक्वल का है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब हमेशा कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए पहले 2 का। ये 10th क्लास में पढ़ा था ना, तीनों इक्वल होते हैं तब क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा तीनों आपस में इक्वल हो गए ना, इनको कंपेयर किया डेल्टा बनेगा, इनको कंपेयर किया तो x वाला, सॉरी y वाला, इनको कंपेयर किया तो x वाला y वाला, जो भी, ये सारे आपस में इक्वल है, इसका मतलब किसके इक्वल आएगा, 0 के। तब क्या बनेगा, इनफाइनाइट। फिर अगर ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू है, ये वाला केस, तब क्या आता है, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब डेल्टा तो क्या हो, 0, फिर एटलीस्ट डेल्टा x और डेल्टा y इन दोनों में से क्या हो, नॉन जीरो हो, कोई भी एक, तो नो सॉल्यूशन। 3 वाले केस में भी क्या होगा, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तब तो क्या होगा, यूनिक। और अगर ये 0 के इक्वल आया तो फिर ये चेक करना है, अगर सारे आपस में इक्वल हैं और 0 के इक्वल हैं तब तो इनफाइनाइट। और अगर ये 0 है, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन। चाहे 2 का हो चाहे 3 का हो, लॉजिक सबका सेम रहेगा। यहां पर क्या बोला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब डेल्टा भी 0, डेल्टा x भी 0 और डेल्टा y भी 0 डिटर्मिनेंट में देखें तो। या फिर वही a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। वहां से आपको k की वैल्यूज निकालनी है।
चलो बना ही लेते हैं डिटर्मिनेंट। k प्लस 1, फिर k 8, k प्लस 3। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 8 k प्लस 3। ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 4k और माइनस 3k माइनस 1। एक डिटर्मिनेंट ये, और लास्ट वाला क्या आएगा? 4k 3k माइनस 1, और साथ में क्या आएगा? k प्लस 1 और k। ये आपस में इक्वल जिस k की वैल्यू के लिए होंगे वो क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। कर सकते हो सॉल्व? अभी होता है ना। और सारे आपस में इक्वल किसके आने चाहिए फिर? 0 के। हाँ, सिर्फ डेल्टा को 0, तब तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है ना। अगर ये दोनों में से कोई एक उस वैल्यू के लिए 0 नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा ना। तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट करो, k की यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक कर लो आंसर। बनाए क्या फिर सॉल्यूशन? चलो इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा? k स्क्वायर, हाँ क्वाड्रेटिक, ये तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 और माइनस का 8k इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 3 और 1। इसको किया माइनस 24k माइनस का 8, फिर प्लस का 4k स्क्वायर और प्लस का 12k। ठीक है, ये किसके लिए 0 आ रहा है चेक कर लो। 4k स्क्वायर माइनस का 12 k और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस का 8k माइनस का 4k और माइनस, सॉरी गलत कर दिया, बन रही है इसका फैक्टर। तो कितना आ रहा है? 4 कॉमन ही ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 3k और माइनस का 2। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 1 और 2, 1 और माइनस 2। नहीं, सॉल्यूशन बन रहा है इसका, बन तो रहा है, चेक करो क्या आएगा। लिखा तो सही है ना मैंने? माइनस वाला इन दोनों का प्रोडक्ट तो यही आएगा, इन दोनों में 4k स्क्वायर और प्लस का 12k, सही तो है। माइनस का 12k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लिया, फैक्टर बन देंगे इसके, चेक करने को। 2 फैक्टर नहीं बन रहे ना सही से। बी स्क्वायर 9 और 8 17 रूट में आ रहे हैं, इरेशनल रूट से। चलो आगे वाला सॉल्व करते हैं। वैसे इसको नॉट इक्वल टू 0 करना। ये क्या आएगा? 4k स्क्वायर, इसका इसके साथ प्रोडक्ट क्या आएगा? प्लस, सॉरी माइनस आएगा बाहर, माइनस का 3k स्क्वायर प्लस का 2k और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या जाएगा? k स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू यहां से आ रही है 1। 1 ही आ रही है ना। आंसर क्या आएगा?
इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक मिनट, कुछ गलती की है शायद। नहीं, सही है। यही गलती की, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और 2, तो 1 1 और 1 इनफाइनाइटली सारे आपस में इक्वल होने चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1, तो 1 इज द आंसर। उल्टा क्यों आना था भाई? सही तो लिखा है, तो भी आंसर वही आएगा। सॉरी, माय मिस्टेक। ये माइनस और माइनस के आएंगे ना, तो वो भी इसके साथ माइनस लगेगा तो ये प्लस का बन जाएगा। इक्वेशन तो सेम ही आएगी। सिर्फ साइन चेंज होगा ना, तो पूरे पे साइन चेंज होगा क्योंकि ये तो होल स्क्वायर बनेगा ना, तो माइनस लगा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 1। लेकिन सॉल्यूशन बनाते टाइम ध्यान रखना, ये आ जाएगा माइनस का, इस पे होल माइनस, तो ये माइनस का और ये प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इनफाइनाइट के लिए सारे जीरो होने चाहिए, तो एक ही वैल्यू है 1, जिसपे के लिए क्या रहे सारे जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पूछ लेना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डाउट हो एक बार लेक्चर देख लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट वाला। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।